बाद में वहां पर वो सिंधिया वंश के नाम से स्थापित हो गए। अब जब सिंधिया वंश स्थापित हो गया, उसके बाद स्थापित करने वाले जो पहले शासक थे सिंधिया वंश, जिनको दिया गया था ये साम्राज्य, वो थे राणोजी सिंधिया। कैसे दिया गया था वो मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई थी। उसके बाद वास्तव में सिंधिया वंश को स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था वो था महादजी सिंधिया, जो पानीपत के तृतीय युद्ध से किसी तरह जान बचा के वापस आए थे। और फिर उन्होंने वो शूरवीरता दिखाई कि उन्होंने न केवल सिंधिया वंश की गौरव पताका फहराई, बल्कि एक लंबे समय तक अंग्रेजों को अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने दिया। 1772 में उन्होंने मुगल बादशाह को दिल्ली की गद्दी में बैठाया। 1772 के बाद 1782 में कादिर खान की हत्या किया। आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि किया अपनी शर्तों पर। 1793 में लाखेरी युद्ध में तुकोजी होलकर को हराया और 1794 में फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। एक प्रसंग महादजी से संबंधित और है और मुझे ऐसा लगता है कि आप वो जानना ही चाहेंगे। दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया वंश की अभी तक जो डिस्प्यूट चलता है उसका एक इतिहास भी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उस इतिहास को बताऊं, और वो जानना भी चाहिए। तो वो इतिहास ये है कि सिंधिया वंश का कब्जा ग्वालियर से लेकर उज्जैन तक हुआ करता था। और ग्वालियर से उज्जैन जब आप जाइए तो बीच में गुना जिले में एक रियासत पड़ती है जिसका नाम है राघवगढ़ रियासत। सब लोगों ने उसका नाम सुना होगा। दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी और अब उनके बेटे जयवर्धन सिंह जी वहीं से चुने जाते रहे हैं और अब वर्तमान में जयवर्धन सिंह वहां से विधायक। तो वो राघवगढ़ रियासत की स्थिति ये थी कि राघवगढ़ रियासत को 1677 में राघवगढ़ रियासत को 1677 में दिग्विजय सिंह के पूर्वज थे, नाम लिखिएगा, लाल सिंह, उन्होंने बसाया था। 1677 में दिग्विजय सिंह के पूर्वज लाल सिंह ने इसे बसाया था। किसको? राघवगढ़ को। नाम कैसे मिला था? कहते हैं वहां जुताई हुई और जुताई होने के बाद विष्णु की मूर्ति मिली, तो विष्णु को जो कि हम राघव कहते हैं, इसलिए उस रियासत का नाम हो गया राघवगढ़ रियासत। और 1705 में फिर वहां राघवगढ़ का किला भी बन गया। राघवगढ़ में जो दिग्विजय सिंह के पूर्वज हैं और दिग्विजय सिंह जी भी, वो सब अपने आप को पृथ्वीराज चौहान का वंशज बताते हैं। अब ग्वालियर रियासत की स्थापना हो गई और उस समय लोग, हमको आज तक इतिहास में यह पढ़ाया गया कि सत्ता हस्तांतरण मुगलों से अंग्रेजों को हुआ, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि मुगलों से सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ अंग्रेजों का। सत्ता हस्तांतरण तो मराठों से, मराठा सरदारों से अंग्रेजों को हुआ है। क्योंकि मैं कल मुगल बादशाहों की क्या दुर्गति हुई थी वो कल मैं आपको बता चुका हूं। किसी तरह अंधे शासक को सत्ता में बैठा के और नाम मात्र के लिए वो शासन कर रहे थे, वास्तविक सत्ता तो मराठों और मराठा सरदारों के हाथ में थी। अब मराठों का हेड कौन हुआ करता था? हेड हुआ करता था पेशवा। और मराठों के जो मेन सरदार थे वो कौन कौन से थे? तो मध्य प्रदेश के होलकर, सिंधिया, और नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़। अब हुआ क्या कि हर राजा अपनी रियासत, अपने राज्य में विस्तार करना चाहता था। तो जब सिंधिया महाराज, महाजी सिंधिया आसपास की छोटी रियासतों को अपने राज्य में मिला रहे थे, महाजी सिंधिया शासक थे, तो वो आसपास की छोटी रियासतों को अपने राज्य में मिला रहे थे। तो जो राघवगढ़ था उसने प्रतिकार किया। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि मेरा साम्राज्य कोई छीन ले और मैं उनके अंडर में
काम करने वाला एक सरदार बन के रह जाऊं। तो उन्होंने उसका विरोध किया, और जब विरोध किया तो लिखिएगा 1780 में महादजी सिंधिया ने राजा बलवंत सिंह और बेटे जय सिंह को बंदी बना लिया। 1780 में महादजी सिंधिया ने राजा बलवंत सिंह व उनके बेटे जय सिंह को बंदी बना लिया, और तब से सिंधिया और राघवगढ़ रियासत का टकराव चल रहा है, और वो आज भी जारी ही है। बाद में जय सिंह की मौत हो गई, जय सिंह की मौत हो गई, और बाद में अंग्रेजों की मध्यस्थता से सिंधिया और राघवगढ़ के बीच समझौता हुआ, और तब जाके उन्होंने सिंधिया वंश को छोड़ा, तब जाके उन्होंने सिंधिया वंश को छोड़ा। तो जब सिंधिया वंश को उन्होंने छोड़ दिया, तब एक परंपरा अनुसार, ऐतिहासिक परंपरा अनुसार प्रोटोकॉल तय हो गया। प्रोटोकॉल ये तय हो गया कि राघवगढ़ में जो राज करेगा वो राजा कहलाएगा, लेकिन जो सिंधिया वंश का शासक बनेगा वो महाराजा कहलाएगा। इसीलिए दिग्विजय सिंह जी को राजा कहा जाता है, और सिंधिया घराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को महाराजा कहा जाता है। ये परंपरा तभी की। बाद में 1945 में कई बार फिर सिंधिया घराने ने कई बार राघवगढ़ रियासत को अपने कब्जे में ले लिया, वहां की जमीन ले ली, और उनको कहा कि आप 1,40,000 यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और 55,000 से जो ऊपर आएगा उसको देंगे। वो किस्सा मैं अब नहीं बता रहा। फिर बाद में 1945 में, लिखें 1945 में बलभद्र सिंह शासक बने। 1945 में बलभद्र सिंह शासक बने, और बाद में 1947 में सारी रियासतें भारत में मिला ली गई। ये आप सब जानते ही हैं। 1947 में सारी रियासतें भारत में मिला ली गई। तो फिर 1951 में बलभद्र सिंह शासक विधायक बन गए। 1951 में बलभद्र सिंह विधायक बन गए, और बाद में इनके बेटे दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह और अब जयवर्धन सिंह। ये राघवगढ़ रियासत और सिंधिया वंश के संबंधों का मैंने ब्यौरा दे दिया, जो छूटा हुआ था, और ये जुड़ा हुआ टॉपिक है, वर्तमान की राजनीति में भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इलेबोरेट कर दिया। अब हम आज पढ़ते हैं सिंधिया वंश को आगे। तो आज पढ़ने का तरीका जो होगा हमारा, वो कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो आप अगर पेन कॉपी लिए हुए हैं तो एक तरफ आप लिख लीजिए, ऊपर थोड़ी जगह छोड़े रहिएगा, फिर एक तरफ लिख लीजिए आप होलकर वंश, और दूसरी तरफ लिख लीजिए आप सिंधिया वंश। एक तरफ होलकर वंश, दूसरी तरफ सिंधिया वंश, साथ साथ चलेगा। होलकर वंश में मैंने आपको अहिल्याबाई होलकर के बाद तुकोजी होलकर तक की कहानी बता दी थी। अहिल्याबाई 1795 में खत्म हुई, उसके बाद 1 साल के लिए तुकोजी होलकर बन गए। 1797 में तुकोजी होलकर की मृत्यु हो गई। होलकर वंश जहां लिखा है आपने, वहां पहले लिखिए मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर, मैं याद दिला देता हूं बस जस्ट। फिर मल्हार राव होलकर के बाद दूसरे नंबर में शासक बनी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर। तीसरे नंबर पे शासक बने तुकोजी होलकर। 1795 से 97, थोड़े समय ही रहे, ज्यादा नहीं रहे। तुकोजी होलकर। होलकर की तरफ लिखना है, फिर सिंधिया में भी चलूंगा मैं। अब तुकोजी होलकर के 4 बेटे थे। नाम लिखिए, तुकोजी होलकर के 4 बेटे थे। 2 पत्नियां थी इनकी। पहली पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए उनका नाम था काशी राव। पहली पत्नी के काशी राव और मल्हार राव। दूसरी पत्नी से बिठोजी और यशवंत राव।
दूसरी पत्नी थे बिठोजी और यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसी को पढ़ना है। और इसको जब आप पढ़ेंगे इनको, तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ऐसा सूरवीर शासक उस समय कहीं नहीं था। और अगर किसी एक आदमी ने अंग्रेजों को धूल चटाई तो वो यही था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यशवंतराव होलकर की वीरता इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं पा पाई। अभी आप मेरा बताया नहीं, इतिहास में मैं जब आपको बताऊंगा तो आप गर्व करेंगे। तो यशवंतराव होलकर 4 पुत्र थे। अब जब वो खत्म हुए तुकोजूराव होलकर, तो शासक बन गए काशीराव। कौन शासक बना? तो लिखे शासक काशीराव बन गए। शासक काशीराव। अब आप वहां आ जाइए, दौलत सिंधिया वंश में आ जाइए। सिंधिया वंश में, सिंधिया वंश में 1768 से लेके 17 पूरा लिख लीजिए। पहला शासक राणोजी सिंधिया। सिंधिया वंश में पहला शासक राणोजी सिंधिया। उसके बाद बीच के ऐसे ही शासक हैं, उनको नहीं लिखा रहे हैं। दूसरा शासक लिखिए महादजी सिंधिया। ये 1768 से लेके 1794 तक रहे। में जब महादजी सिंधिया की मृत्यु हुई, यहां से लिखिएगा, 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हुई, तो उनके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। तो इन्होंने भतीजे दौलत राव को गद्दी सौंप दी। भतीजे दौलत राव सिंधिया को गद्दी सौंप दी। दौलत राव सिंधिया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कार्यकाल कब से कब रहा इनका। तो 1794 से लेके 1827 तक, 179421 1794 से लेके 1827 तक कार्यकाल रहा। लिख लिया आपने? अब यहां देखो, लगभग एक ही समय सत्ता परिवर्तन हुआ। उधर होलकर वंश में भी 1795 में नई सत्ता आ गई, और दौलत राव सिंधिया उसके पहले से सत्ता में थे, इसलिए इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई थी होलकर वंश की तुलना में। और ज्यादा अच्छी इसलिए हो गई होलकर वंश की तुलना में क्योंकि होलकर वंश के जो 4 पुत्र हुए, काशीराव, मल्हार राव, बिठोजी और यशवंत राव, उनमें आपस में झगड़ा करने के लिए, और ऊपर जहां आपने होलकर और सिंधिया लिखा है, ऊपर लिख लीजिए 2 चीजें रेफरेंस में लिख लीजिए। एक चीज लिख लीजिए, उस समय पेशवा कौन था? तो राव द्वितीय, सबसे इतिहास का सबसे कलंकित पेशवा था बाजीराव द्वितीय, और इतिहासकार इसे ही अंग्रेजों के भारत में सत्ता जमाने का कारण मानते। अगर बाजीराव द्वितीय जैसा अयोग्य और स्वार्थी पेशवा नहीं होता, तो शायद अभी अंग्रेज भारत में कब्जा नहीं कर पाए होते। तो पेशवा था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय पेशवा था। 1796 से लेके 1818 तक था ये बाजीराव द्वितीय। कल लिखा चुका हूं ऐसे, 1796 से 1818। और मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। सारे पात्र जान लीजिए, तब समझ में आएगा। मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। और अब नई सत्ता की एंट्री हो गई थी, तो लिखिए अंग्रेज गवर्नर। अंग्रेज का हेड कौन था यहां? तो अंग्रेज का हेड था लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 तक, लॉर्ड बेलेजली। अब समझिएगा, लॉर्ड बेलेजली का एक पॉइंट समझ लें, फिर
मल्हारराव होलकर और सिंधिया में आते हैं तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की। लिख लीजिएगा, जहां लॉर्ड बेलेजली लिखे हैं वहीं पे लिखिएगा सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि क्या है वो अच्छे से पहले जान लीजिए, सहायक संधि की व्याख्या जान लीजिए। ध्यान से सुनिएगा सहायक संधि के पॉइंट। पहला पॉइंट ये था सहायक संधि होनी किसके साथ थी? अंग्रेजों की राजाओं के साथ सहायक संधि होनी थी। सहायक संधि अंग्रेज और भारतीय राजाओं के बीच होनी थी। उसमें पॉइंट क्या था? तो पहला पॉइंट ये था कि जो राज्य सहायक संधि कर लेगा उस राज्य के यहां सेना अंग्रेज रखेंगे, अपनी सेना राजा नहीं रखेगा। तो राजा के यहां सैनिक कौन देगा? अंग्रेज। लेकिन खर्चा कौन देगा सेना का? तो खर्चा देगा राजा। अब साहब ये स्थिति हो गई कि जो संधि कर लेगा, जब उसके पास सेना ही उसकी नहीं रहेगी तो काहे का राजा बचा वो? मतलब सहायक संधि जिस राज्य ने की, इसका मतलब कि उसकी स्वतंत्रता का चीरहरण हुआ। इसका मतलब कि अब वो नाम मात्र का राजा रह गया, वो अंग्रेजों का गुलाम बन के रह जाए। तो पहला पॉइंट ये था, सहायक संधि करने वाले राजा के यहाँ सेना अंग्रेज देंगे और खर्चा राजा देगा। दूसरा पॉइंट इतना ही जान लो आप, सहायक संधि का ये पॉइंट जाने दो। और दूसरा पॉइंट ये था कि आप किसी राज्य से संपर्क नहीं स्थापित करोगे, संपर्क स्थापित करना है तो उसका माध्यम अंग्रेज होंगे, आप डायरेक्ट संपर्क स्थापित नहीं करोगे। इस तरीके से बेलेजली सहायक संधि लाया और वो सारे राजाओं से सहायक संधि में साइन करने के लिए बाध्य करता था। अब देखिए सिंधिया और मल्हारराव होलकर और बाजीराव द्वितीय के बीच में कैसे प्रतिद्वंदिता पनपी। देखिए यहां तक आते आते स्थिति ये हो गई थी कि कहने को तो पेशवा इन सारे मराठा सरदारों का हेड था और पेशवा का कहना इन सबको मानना चाहिए था, लेकिन जब अयोग्य पेशवा आ जाता है तो उसे यह लगता रहता है कि कहीं यदि सशक्त शासक आ गया है तो कहीं वो ही ना मुझे अपदस्थ कर दे और सत्ता हासिल कर ले। इसलिए वो पेशवा ही मराठा सरदारों के बीच में प्रतिद्वंदिता पैदा करता है और उनके बीच में गलतफहमियां पैदा करता है और उसी का परिणाम ये होता है कि वो मराठा साम्राज्य जो इतना सशक्त था वो धीरे धीरे कमजोर हो गया और 1818 तक आते आते मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया। और उसका कारण, बहुत बड़ा कारण बाजीराव द्वितीय। चलिए आगे की कहानी। अब मल्हारराव होलकर वाले चैप्टर में आइएगा, होलकर वाले चैप्टर में। तो जैसे 4 पुत्र थे तो शासक कौन बन गया? लिखे शासक बन गया काशीराव। मतलब होलकर वाले में लिखना है शासक बन गया काशीराव। लेकिन इसकी तीनों भाइयों से पटी नहीं और ये हमेशा से होता आया है कि जब घर में अगर लड़ाई होती है तो हम मदद मांगने बाहर वाले के पास जाते हैं और जब ऐसा किसी भी घर में हुआ तो ये मानिए कि उस घर का पतन निश्चित। यही हुआ, उसकी तीनों भाइयों से नहीं पटी, भाइयों से उसने अपने संदेह और मतभेद दूर नहीं किए, साथ उसने किससे सहायता मांगी? तो उसने सहायता दौलत राव सिंधिया से मांगी। दौलत राव नहीं चाहते थे कि होलकर वंश आगे बढ़े, तो दौलत राव सिंधिया ने 1797 में उनके भाइयों के शिविर में हमला कर दिया। 1797 में दौलत राव सिंधिया ने होलकर काशीराव के जो 3 भाई हैं उनके शिविर में हमला करा दिया। तो मल्हारराव होलकर मारे गए और बिठोजी और यशवंतराव होलकर घायल तो हो गए लेकिन किसी तरह भागकर नागपुर के भोसले के यहां शरण लिया।
भागकर नागपुर के भोसले के यहाँ शरण लिया। रघु जी शासक थे उस समय, रघु जी भोसले के यहाँ उन्होंने शरण लिया। कौन? बिठोजी और यशवंतराव होलकर। अब तब तक दौलत राव सिंधिया बहुत मजबूत हो गए थे, और जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय, उसकी नाना फड़नवीस से नहीं पटती थी। तो दौलत राव सिंधिया और पेशवा एक तरफ हो गए, होलकर तो मारे मारे घूम रहे हैं। तो अब नाना फड़नवीस बेचारे अकेले पड़ गए, और नाना फड़नवीस के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया गया है। तो दौलत राव सिंधिया को जब पेशवा का साथ मिल गया तो बाकी के लोग सब डरने लगे। तो जब बाकी के लोग डरने लगे तो दौलत राव सिंधिया ने भोसले को आदेश दिया कि तुमने जो बिठोजी और यशवंत राव होलकर को बंदी बनाए हो उन्हें छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़े तो मेरे प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। डर के भोसले ने उन्हें छोड़ दिया, और जब उन्हें रास्ते में लेके आ रहे थे और दौलत राव सिंधिया इंतजार कर रहा था कि आएंगे तो मैं इन्हें मार डालूंगा, लेकिन तू डाल डाल मैं पात पात। रास्ते में ही वो भाग लिए। रास्ते में दौलत राव तक नहीं पहुंचे, यशवंत राव होलकर वहां से भाग गए। और जब भाग गए तो उन्होंने अपनी एक नई सेना तैयार कर ली, और इस तरह से यशवंत राव होलकर एक सशक्त राजा बनकर उभरने लगे। अभी सत्ता में लेकिन काशीराव ही थे। 1798, अब पहला काम लिखिएगा यशवंत राव होलकर का पहला काम। 1798 में काशीराव के सेना नायक डुंडेस को हराकर तोपखाने पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले वो तोपखाने पकड़ते थे, तोपखाने पर कब्जा कर लिया। 1798 में काशीराव के सेना नायक डुंडेस को हराकर तोपखाने पर कब्जा कर लिया। राजधानी हो गई महेश्वर, राजधानी हो गई महेश्वर। और 1799 में राज्याभिषेक हो गया यशवंत राव होलकर। 1799 में यशवंत राव होलकर का राज्याभिषेक हो गया। अब जब राज्याभिषेक हुआ उस समय उनकी एक आंख में चोट लगी थी, वो आंख खुलती नहीं थी। एक चित्रकार को उन्होंने कहा कि तुम मेरा चित्र बनाओ। अब वो चित्रकार बड़ा संकट में फंस गया, धर्म संकट में, कि मैं चित्र अगर बनाऊंगा, एक आंख बंद अगर दिखा दिया तो मुझे मारा जाना तय है, और खोला दिखा दिया खोल के तो कह देंगे ये हो जाएगा कि तुमने वास्तविक चित्र नहीं बनाया, तो मैं करूं तो करूं क्या। तो फिर उन्होंने चित्र बनाया, और जो आंख उनकी बंद थी, चोटिल थी, उस आंख को बंद करा के बंदूक से निशाना लगाने का चित्र बना दिया, और वो चित्र इतना फेमस हुआ कि भारी पुरस्कार उसको मिला, उस चित्रकार को। अब दूसरी घटना जो हुई यशवंत राव होलकर के साथ, यशवंत राव का जो बड़ा भाई था बिठोजी, वो जो पेशवा था उसके बड़े भाई का साथ दे रहा था। बाजीराव के बड़े भाई का साथ यशवंत राव के बड़े भाई बिठोजी दे रहे थे। इसके कारण बाजीराव नाराज था, और गलती से बिठोजी पकड़ गए बाजीराव के हाथों, और जब वो पकड़ गए तो उन्हें बंदी बना दिया। और बंदी बनाने के बाद एक उनका दरबारी था जिसका नाम था बालोजी कुंजर, उसकी सलाह पर हाथी के पहले कोड़े मारे गए और फिर हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। तो बिठोजी की हत्या करा दी बाजीराव द्वितीय। अब जब उसकी हत्या करा दी तो पेशवा ने एक भाई की हत्या कराई और सिंधिया ने एक भाई की हत्या कराई। दोनों ने उनके भाइयों की हत्या कराई। इस कारण यशवंतराव होलकर दोनों से नफरत करने लगे, और 1801 में
1801 में ये हत्या हुई थी। परिणाम क्या हुआ कि 1801 में ही उसने आक्रमण कर दिया और इंदौर पहुंचा और दौलत राव की नहीं, और उसने आक्रमण करके उज्जैन पर कब्जा क्या किया। यशवंत राव होलकर के भाई की जब हत्या हुई तो 1801 में सिंधिया वंश पर आक्रमण कर दिया यशवंत राव होलकर ने, और 1801 में उज्जैन पर कब्जा कर लिया। लिख लीजिए, होलकर ने 1801 पर उज्जैन में कब्जा कर लिया। दौलत राव सिंधिया ने भी किया। दौलत राव सिंधिया ने 1801 में इंदौर में आक्रमण कर दिया। वो उज्जैन गए तो ये इंदौर में आक्रमण कर दिया, और इंदौर में आक्रमण करके राजवाड़ा में आग लगा दी। राजवाड़ा जहां होलकर रहते थे वहां आग के हवाले कर दिया। भारी नुकसान पे दौलत राव सिंधिया ने इंदौर में किया। तो 1801 में भी आज राजवाड़ा में आग लगाने वाला शासक कौन है? दौलत राव सिंधिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद सिंधिया भाग गए और यशवंत राव होलकर उनका पीछा करने लगे। पीछा करते करते यशवंत राव ने 1802 में दीपावली के दिन, यशवंत राव की एक तरफ सेना थी और एक तरफ पेशवा या सिंधिया दोनों की सेना थी। तो लिखिए 1802 में यशवंत राव का पेशवा व सिंधिया की सेना से दीपावली के दिन मुकाबला हुआ, और जब लोग एक तरफ दिया जला रहे थे तब यहां खून की होलियां जल रही थी। लेकिन अचानक यशवंत राव ने तोप खाने पे कब्जा कर लिया और इस तरीके से दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। तो 1802 में यशवंत राव ने दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। 1802 में दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। अब जब हरा दिया और बाजीराव डरा हुआ था, क्यों? क्योंकि उसने उसके भाई को मारा। डर के वो बाजीराव भाग गया, कहां? अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों, लिखें 1802 में बाजीराव पेशवा अंग्रेजों से सहायक संधि कर लिया। कौन सी सहायक संधि? वही वाली बेलेजली वाली सहायक संधि कर लिया। तो 1802 में पेशवा ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर लिया, जिसे बेसिन की संधि भी कहते। अब वो संधि का मतलब क्या था? पेशवा अब नाम मात्र का पेशवा रह गया, उसकी सेना नहीं बची, क्योंकि सेना अब अंग्रेजों की हो गई। वो किसी राजा से कोई संपर्क ही नहीं कर सकता था। अच्छा, अब स्थिति ये हो गई कि मराठों का जो हेड था वो हेड ही चला गया। अब इसके बाद सारे मराठा सरदार नाराज हो गए और लिखे 1803 में सारे मराठा सरदार मिलकर बाजीराव के बड़े भाई अमृतराव को पेशवा मान लिया। बाजीराव के बड़े भाई अमृतराव को पेशवा मान लिया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिंधिया डरे हुए थे। सिंधिया डरे थे और डर के सिंधिया ने भी 1804 में, दौलत राव सिंधिया ने भी 1804 में सहायक संधि कर ली। तो लिखें 1804 में दौलत राव सिंधिया ने भी सहायक संधि कर ली। इसका मतलब कि पेशवा भी अंग्रेजों के हाथ बिक गए और दौलत राव सिंधिया ने भी अपनी स्वतंत्रता गिरवी कर दी। दोनों की स्वतंत्रता गिरवी हो गई। अब केवल बचे होलकर। तो होलकर अंत तक लड़े। अब लिखिएगा गरोठ का युद्ध। गरोठ का युद्ध या मंदसौर का युद्ध। लिखें गरोठ का युद्ध या मंदसौर का युद्ध 1804 में।
अब देखो वो सब चले गए, वो सब अब साथ दे नहीं सकते थे, तो यशवंतराव होलकर 1804 में चंबल नदी के किनारे अंग्रेज सेना नायक मानसन के सैनिकों को मारा और मानसन किसी तरह जान बचा के भाग गया। मानसन भाग गया, सैनिक मारे गए बहुत सारी भारी। 1805 में, और अकेले लड़ रहे थे यशवंतराव होलकर, देखते चलिएगा, और उम्र थी मात्र 28 साल, अधिक उम्र के नहीं थे वो। तो उनका 1805 में एक सहयोगी उनको मिले, उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। तो 1805 में होलकर को सिख राजा रणजीत सिंह ने सहायता की और भरतपुर दुर्ग में बेलेजली से मुकाबला हुआ। भरतपुर दुर्ग में, भरतपुर वही था जहां का राजा सूरजमल था, बता चुका हूं, जहां मल्हार राव होलकर का बेटा मारा गया था आक्रमण करते समय। तो 1805 में होलकर और रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की सेना, बेलेजली की सेना को हराया, मतलब नुकसान पहुंचाया, और वो जीत नहीं पाए। और जब वो नहीं जीत पाए तो बेलेजली वापस चला गया इंग्लैंड, वापस बुला लिया गया उसे। यशवंतराव होलकर वापस भेजने में बहुत बड़े जिम्मेदार थे, और वो गर्व का दिन आया जिसकी आपको प्रतीक्षा है। 1805 में, लिखें 24 दिसंबर 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई, राजपुर घाट की संधि हुई, और अंग्रेजों ने यशवंतराव होलकर को स्वतंत्र महाराजा मान लिया, इंडिपेंडेंट किंग मान लिया। बाकी सारे परतंत्र हो चुके थे, सिंधिया परतंत्र हो चुके थे, पेशवा परतंत्र हो चुका था, बाकी के राज्य परतंत्र हो चुके थे, लेकिन यशवंतराव होलकर अपनी वीरता का परचम अभी भी लहरा रहे और स्वतंत्र महाराजा मान लिया गया। और होलकर के इलाकों में अंग्रेज कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये भी कहा, अंग्रेज होलकर के इलाकों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अंग्रेज होलकर के इलाकों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये भी कहा। लेकिन होलकर इतने से संतुष्ट होने वाले नहीं थे, होलकर इतने से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। इसके बाद भी होलकर ने अपनी तैयारी अंग्रेजों को खदेड़ने की बंद नहीं की। और आपको आश्चर्य होगा, हैदराबाद में एक बेगम थी निजाम के शासन में, काली बेगम नाम उनका था, काली बेगम। उनको यह मालूम पड़ गया था कि अब अगर अंग्रेजों से कोई शासक लड़ने की क्षमता रखता है तो वो अकेले हैं, यशवंतराव होलकर। 1 करोड़ रुपया उस जमाने में उन्होंने यशवंतराव होलकर को देने के लिए भेजे। लेकिन एक गद्दार था धर्मा कुंवर, उसने पैसे छुड़ा लिए और उन्हीं की हत्या कर दी। एक गद्दार थोड़ी हुए हैं भारत में, एक गद्दार के कारण थोड़ी हम परतंत्र हुए हैं, गद्दारों की लिस्ट है। वो एक काली बेगम जो मुस्लिम शासिका थी, उसने 1 करोड़ रुपया भेजा कि यशवंतराव के पास पैसा रहेगा तो वो लड़ाई कर सकता है, लेकिन वो धर्मा कुंवर ने उस पैसे को छुड़ा लिया, वहां तक नहीं पहुंचा। इस बीच आगे लिखिएगा, इस बीच होलकरों की नई राजधानी भानपुरा बन गई थी, इंदौर से थोड़ी दूर है भानपुरा। होलकर की नई राजधानी भानपुरा बनी थी। पहली राजधानी क्या थी? महेश्वर। अब राजधानी क्या बन गई? भानपुरा। और यहां पर होलकर तोपखाना बनाना चाहते थे। 1809 की बात, 1809 के आसपास यहां होलकर तोपखाना बनाना चाहते थे।
अभी अंग्रेजों को खदेड़ने की जिद में थे वो, और उन्होंने वहां अपनी सारी शक्ति झोंक दी। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी मिशन को पूरा करने के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, और परिणाम यह हुआ कि उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, और 1811 में देवउठनी एकादशी के दिन इस महानायक की मृत्यु हो गई। उस दिन राज्य में एक भी दिया नहीं जला। आम जन को लगा कि मानो उसका भगवान सो गया, उसका देवता सो गया। अंग्रेज इतना खुश हुए क्योंकि हिंदुस्तान का जो अंतिम रक्षक था, जो अंग्रेजों से लड़ सकता था, 1811 में हमें छोड़कर चला गया। और उसके बाद वो हुआ जो उसके मृत्यु के समय ही मालूम चल गया था। तुरंत ही उसके कुछ दिनों बाद अंग्रेजों का सारी जो अंग्रेजों से युद्ध करने की स्थिति में रहा। तो 1811 में यशवंतराव होलकर की मृत्यु हो गई, और यहां से ऐसी स्थिति हो गई कि भारत में अब कोई सूरवीर नहीं बचा जो अंग्रेजों से लड़े। अब इसके बाद की कहानी, दौलत राव सिंधिया तो अपनी स्वतंत्रता गिरवी ही रख चुके थे। इन्हीं का थोड़ा सा और बता देता हूं, फिर सिंधिया का भी थोड़ा सा बता देता हूं। अब जब 1811 में वो खत्म हो गए यशवंतराव होलकर, तो आगे लिखिएगा, यशवंतराव होलकर की पत्नी तुलसाबाई थी, और और पुत्र का नाम था मल्हार राव होलकर तृतीय। अच्छा, इन राजाओं को पता नहीं नाम की बड़ी कमी रहती थी। एक ही नाम को 10 बार रखते थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब ये मल्हार राव होलकर तृतीय आए, एक शुरू में हुए, एक फिर तुकोजी होलकर के पुत्र का नाम था मल्हार राव, और एक तीसरा आ गए मल्हार राव होलकर तृतीय। ये 1811 में शासक बन गए उनके मरने के बाद। और ये तो छोटे थे, तो इनका शासन व्यवस्था एक्चुअल में तुलसाबाई देख रही थी। लिखे महिदपुर युद्ध, महिदपुर युद्ध 1817 में होलकर और ब्रिटिश सेना के बीच हुआ। होलकर कौन थे? वही यशवंतराव होलकर तृतीय। 1817 में होलकर व ब्रिटिश सेना के बीच हुआ। 1818 में ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया, और इस तरह होलकर भी अंग्रेजों के अधीन हो गए। सिंधिया 1804 में ही चले गए थे अंग्रेजों के अधीन। 1802 में पेशवा चले गए थे। 1818 में होलकर भी अंग्रेजों के अधीन हो गए, और अधीन होने का मतलब था कि अब होलकर वंश के शासक तो रहेंगे, लेकिन वो शासक स्वतंत्र शासक नहीं होंगे, वो अब अंग्रेजों के नियंत्रण में काम करेंगे। ये कुल मिला के व्यवस्था हो गई। तो वो 1818 में हो गया, और इस तरीके से होलकर भी उनके अंडर में चला गया। उसके बाद आप कुछ महत्वपूर्ण शासक और लिख लीजिए। तुकोजीराव होलकर द्वितीय, तुकोजीराव होलकर द्वितीय, ये 1844 से 1886 तक रहे। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय यही शासक रहे। फिर एक शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय, यशवंतराव होलकर द्वितीय स्वतंत्रता के समय यही शासक थे। इन्हीं के समय इंदौर रियासत का में विलय हो गया। इन्हीं के समय
इंदौर रियासत का मध्य भारत में विलय हो गया और इस तरह से आपका होलकर वंश समाप्त हो गया। अब सिंधिया वंश के कुछ पॉइंट मैं और बता देता हूं जो आपको जानने चाहिए। दौलत राव सिंधिया का के बारे में अब लिखना शुरू करिए। दौलत राव सिंधिया, मेन कुछ पॉइंट तो आपको वहां आ ही गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं। दौलत राव सिंधिया ने ही राजधानी उज्जैन से ग्वालियर की और संभवतः 1810 में की। ग्वालियर से उज्जैन से ग्वालियर राजधानी इन्होंने ही की। इनकी पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी पत्नी का नाम जानना, बैजाबाई। बैजाबाई, BAIJA, बैजाबाई। दौलत राव सिंधिया की पत्नी का नाम था बैजाबाई। हर तरह से योग्य थी, घुड़सवारी इनसे बनती थी, तलवारबाजी इनसे बनती थी, बंदूक चलाते इनसे बनती थी, अच्छी शासिका के सारे गुण थे इनके। अब क्या हुआ, 1827 में दौलत राव की मृत्यु हुई। 1827 में दौलत राव की मृत्यु हो गई और जब दौलत राव मरे तो उनके संतान ही नहीं थी, संतान नहीं थी, तो गोद लिया गया, लड़के को गोद लिया गया और उसका एक्चुअल नाम था मुगत राव। जिस लड़के को गोद लिया गया उसका एक्चुअल नाम था मुगत राव, MUGATRAO, मुगत राव। लेकिन उसका नाम शासक बनने के बाद रखा गया जनकोजी राव सिंधिया। जनकोजी राव सिंधिया ये 1827 में बने और 1843 तक रहे। 1827 से 1843 तक रहे। लेकिन इनके शासन के समय मूल हस्तक्षेप बैजाबाई का ही बना रहा। शासक तो ये थे लेकिन शासन में हस्तक्षेप किसका रहा आया, बैजाबाई। बाद में जब अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया तो बैजाबाई ग्वालियर रियासत को छोड़ के नासिक चली गई, उन्हें पेंशन मिलने लगी। खैर इतना डिटेल ना जाने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जनकोजी राव सिंधिया बने, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में बहुत दिनों तक बनी रही, जनकोजी राव, दौलत राव सिंधिया की पत्नी के पास बनी रही। अब 1843 में इनकी मृत्यु हो गई और जब ये मरे तब भी कोई संतान नहीं थी। तो फिर शासक बने इसके बाद 1843 के बाद, लिखे जयाजी राव सिंधिया। अगला शासक लिखे जयाजी राव सिंधिया। 1843 से 1886 तक राजा रहे। पत्नी का नाम था चिमनाबाई। चिमनाबाई। और जब ये शासक बने तो वो बैजाबाई जो नासिक चली गई थी वो फिर आ गई थी ग्वालियर रियासत में। खैर बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यही शासक थे जयाजी राव सिंधिया। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यही शासक थे जयाजी राव सिंधिया। और कहा यह जाता है कि तात्या टोपे के छुपे होने की सूचना अंग्रेजों को बैजाबाई ने ही दी थी। तात्या टोपे के छुपे होने की सूचना बैजाबाई ने ही दी थी और उन्हीं की सूचना में तात्या टोपे पकड़े गए और तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। और यही सिंधिया वंश को कलंकित करने वाला काल था। वरना तो सिंधिया वंश में महादजी सिंधिया जैसे शासक भी हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों को बहुत दिनों तक प्रताड़ित करके रखा। तो
इन्हीं ने ये सूचना दी थी, ऐसा माना जाता है, जयाजीराव सिंधिया। अब जयाजीराव सिंधिया के बाद जो अगले शासक बने उनका नाम था माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया अगले शासक बने माधवराव सिंधिया। ये बने 1876 से 1925 तक। 1876 से 1925 तक ये शासक रहे। और फिर अंतिम शासक जो बने वो शासक हैं, उनका नाम लिख लीजिए, जयाजीराव सिंधिया। नहीं, जयाजी नहीं सर, अंतिम शासक बने जीवाजीराव सिंधिया। अंतिम शासक बने जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया। इन्हीं के समय ग्वालियर रियासत को मध्य भारत में मिला दिया गया। इन्हीं के समय में ग्वालियर रियासत को मध्य भारत में प्रांत में मिला दिया गया और मध्य भारत प्रांत के पहले राज प्रमुख, मध्य भारत प्रांत के पहले राज प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया बने। 1948 से लेकर 1956 तक, ध्यान रखिएगा, मध्य भारत प्रांत में ही इंदौर भी शामिल हुआ था और ग्वालियर भी शामिल हुआ था, लेकिन राज प्रमुख इंदौर वाले होलकरों को नहीं बनाया गया, सिंधिया के शासक जीवाजीराव सिंधिया को बना दिया गया और यहीं से उनके सत्ता में रहने के द्वार खुल गए और वो आजीवन सत्ता में बने रहे। तो अंतिम राज प्रमुख ये थे जीवाजीराव सिंधिया, जो मध्य भारत प्रांत के पहले राज प्रमुख बने। और उसके बाद की स्थिति आप जानते हैं। फिर विजया राजे सिंधिया सांसद बनी, फिर माधवराव सिंधिया बने, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बने। सिंधिया वंश एक ऐसा वंश है कि स्वतंत्र होने के बाद का इतिहास भी बड़ा रोचक। आज की जो भाजपा पार्टी है, आपको आप दिख रही ना, इसको उठाने के लिए ना जाने कितने गहनों से भरे कुएं खाली कर दिए राजमाता सिंधिया ने। और जो मेन झगड़ा था माधवराव सिंधिया, उनके बेटे माधवराव सिंधिया से राजमाता विजया राजे सिंधिया का, उसका मेन कारण वही था। माधवराव सिंधिया जी को लगता था कि मेरी माँ भाजपा पार्टी को उठाने के लिए हमारी पूरी संपत्ति नीलाम किए दे रही है, बेचे दे रही। ये एक बड़ा कारण था उन दोनों के बीच के डिस्प्यूट का। कारण और भी थे, लेकिन एक बड़ा कारण था उसका। तो भाजपा को उठाने में और यहां तक पहुंचाने में राजमाता विजया राजे सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान है, आर्थिक और दूसरा। तो राज प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया बने। जयाजीराव सिंधिया का एक पॉइंट आपको और पता होना चाहिए, वो लिख लीजिएगा। जयाजीराव सिंधिया ने 1874 में जय विलास पैलेस बनवाया, जो देश के सबसे खूबसूरत पैलेस में से एक। जयाजीराव सिंधिया ने 1874 में जय विलास पैलेस का निर्माण कराया। और ये निर्माण क्यों हुआ था वो भी जान लीजिए। निर्माण हुआ था इंग्लैंड के प्रिंस एडवर्ड के स्वागत में। इंग्लैंड के प्रिंस यहाँ आए थे, एडवर्ड, उनके स्वागत के लिए ये महल बनवाया गया। और यह फ्रांस के पैलेस की तरह बना है। फ्रांस का एक पैलेस है, उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया। अब देखो, इन्हीं जयाजीराव सिंधिया को सबसे बड़ा दोषी माना जाता है। पर मैं इनकी स्थिति पे थोड़ी सी बात कर लूं। जब ये शासक बने थे तब इनकी उम्र जानते हैं कितनी थी? 8 वर्ष। और इनकी मां की उम्र थी 14 वर्ष। गोद लिया गया था इनके, दरअसल वो उनके बेटे नहीं थे, गोद लिया गया। तो 14 वर्ष की राजमाता थी और 8 वर्ष के बच्चे को गोद लिया।
इसका मतलब उस समय शासन व्यवस्था में जो हो रहा था उसका जिम्मेदार, कहने को तो शासक ही होता है, लेकिन एक्चुअल में उसका जिम्मेदार सलाहकार थे। जैसी सलाह देते गए, चूंकि राजा बहुत मैच्योर नहीं थे उस समय के, वैसी सलाह होती, वैसी सलाह मानते गए, और उसी का परिणाम हुआ कि ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से अलग रहे। और इसी कारण आज तक भारतीय राजनीति में गाहे बेगाहे जब भी भारत की स्वतंत्रता का जिक्र आता है, तब तब जयाजीराव सिंधिया और पूरे सिंधिया परिवार को उस वेदना को झेलना ही पड़ता है। अभी एक कार्यक्रम हुआ था जहां पे यशोधरा राजे सिंधिया रानी लक्ष्मीबाई की एक कार्यक्रम में चली गई थी, और बाद में वो भारी मात्रा में विवादित हुआ, जबकि उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते मैं रानी लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श मानती हूँ और उनका बड़ा सम्मान करती हूँ। लेकिन मैंने ये कहा ना कि आप 100 अच्छाई करिए, और अगर गलती से या जानबूझ के आपसे एक गलती हो जाए तो आपकी सारी अच्छाइयां दबा दी जाएंगी, और जो एक बुराई है उसी बुराई को हमेशा कुरेदा जाएगा। वही हुआ और वही हो रहा है, और अभी आगे भी होगा। मेरा गला अब जवाब दे रहा है, नहीं बोल पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ, 2-4 मिनट पहले ही खत्म किए दे रहा हूँ। तो इस तरह से सिंधिया वंश समाप्त हो गया। एक वंश और बचा है, वो है भोपाल रियासत। तो कल हम जानेंगे कि सैफ अली खान की उत्पत्ति कैसे हुई, और मंसूर अली खान पटौदी कैसे नवाब बने। वो पूरी किस्सा भोपाल रियासत की वो बची हुई है, कैसे उस रियासत का भारत में विलय हुआ, और किस तरीके से वो भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बना, और कैसे कैसे वहां विद्रोह हुआ, और कैसे कैसे सरदार पटेल और बीपी मेनन ने उस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया और भोपाल रियासत को भारतीय रियासत में मिलाया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। फिर मैं क्या कहूँ, किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं सर कि आपने प्रदेश और इस देश के जो महापुरुष हैं जिनके विषय में हम लोग अवगत ही नहीं थे, यशवंतराव होलकर और महाराज सिंधिया जैसे महापुरुषों के विषय में हम सबको अवगत कराया। और हमको दुख है कि हम अपना इतिहास नहीं जानते थे, हम लोग अपना इतिहास नहीं जानते। दुर्भाग्य ये है कि आप अवगत कहां से होंगे कि इतिहास की बुकों में सोचिए इतने अच्छे अच्छे शासक हुए हैं और इतिहास की बुकों में इनका जिक्र नहीं सर। मुगल बादशाह, अंधे बादशाह का जिक्र है, और जो सत्ता में बैठा रहे थे, ले जाके उनको ढो रहे थे, उनका कहीं जिक्र नहीं। इसीलिए इतिहास बायस्ड है। यशवंतराव होलकर की वीरता आप पढ़िए और वो है ही नहीं है। हाँ सही बात है। हम लोग आज जान पाए कि इस देश की गुलामी के पीछे सबसे बड़ा कारण बाजीराव द्वितीय का योगदान रहा। बाजीराव द्वितीय बहुत बड़ा योगदान था। वो पेशवा बाजीराव प्रथम भारत के लिए शान का विषय है, और बाजीराव द्वितीय भारत के लिए अवसान का विषय है, लज्जा का विषय। सिंधिया राजघराने की को लेके हम सब, हमारे मन में हमेशा से एक गलत भ्रांति थी। एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जिस समय 1857 का युद्ध हुआ उस समय राजा और राजमाता की उम्र नाबालिग थे, माइनर थे। तो इनके नहीं, दरअसल और मैं नहीं बताया, मैं चूंकि ये डरता रहता हूं कि बहुत विस्तार करने से कुछ लोगों को लेक्चर से अरुचि ना होने लगे। एक्चुअल स्थिति ये हो गई थी कि वहां अंग्रेजों ने अपना एक आदमी नियुक्त कर दिया था, और वो निर्णय भाई 1818 में ना ग्वालियर का संधि हो गई उनसे, अंग्रेजों से, तो उनकी स्वतंत्रता तो 1818 में छीन ही ली गई थी। अब वहां पे चूंकि वहां राजा और राजमाता दोनों बहुत प्रौढ़ नहीं हो पाए थे, मतलब कम उम्र के थे, इसलिए वहां अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त था और वो निर्णय लेता था, उसी ने निर्णय लिया। लेकिन देखिए, सामान्य आदमी ना जाने कितने लोगों ने गद्दारी की होगी, लेकिन उनके बारे में इतिहास में लिखा नहीं जा सकता। राजा की एक चूक इतिहास बनती है, और वो इतिहास बनी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने की एक कविता ने ये सारा आडंबर रचा हुआ है। हाँ, धन्यवाद सर आपका इस सारगर्भित उद्गार के लिए। सर ने अपनी असमर्थता प्रकट की है गला को लेके, इसलिए बाकी प्रश्न आज हम नहीं ले रहे हैं।
और सर नहीं, का 2-4 लोग किसी से पूछना हो कुछ, अगर कोई ऐसा पॉइंट हो तो पूछ सकते हैं, कोई चलिए, दिक्कत ठीक नहीं, ठीक बैठा हूँ। ठीक। सबसे पहले अमित रजक जी ने प्रश्न के लिए हाथ रेज किया है, हैंड हाँ, रेज उनका है। हाथ उठे रहे, आज पूरे उसमें उठा है। हाँ, बताइए हाँ, अमित जी। अमित सर जी। मैं ग्वालियर हाँ, से हूँ एक्चुअली सर। जो जयाजी राव सिंधिया ने सर इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं सर, कि जयविलास पैलेस का निर्माण किया है सर और अन्य कार्य किए हैं, लेकिन सर इन्होंने अंग्रेजों की सहायता क्यों की, एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा है सर। दरअसल एक समस्या अंग्रेजों की सहायता, देखो क्या होता है कि एक समस्या तो ये थी कि वो राजा थे जी सर। और जिसके पास कुछ होता है, और सबसे समृद्ध रियासत थी वो उस समय की। तो एक तो कारण मैंने बताया कि उनकी उम्र कम थी, तो उनके पास, अब आप ये सोचो जब वो 1844 में शासक बने तब वो 8 साल के थे, मतलब स्वतंत्रता संग्राम के समय वो 14-15 साल के रहे होंगे, 16 साल के। अब उतने बड़े बच्चे से आप कितनी परिपक्वता की उम्मीद करोगे? देखिए, किसी जी सर। कोई निर्णय अगर हुआ है तो उस निर्णय की परिस्थितियों पर भी गौर करना चाहिए। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं सिंधिया वंश का। उसका जी सर। एक कारण यह भी रहा होगा कि अंग्रेज उस समय सबसे सशक्त थे और उन्हें यह लगा कि अगर अंग्रेजों, देखो वही उसी वंश का एक शासक लड़ भी तो रहा था, उसी वंश के दूसरे शासक ने सहयोग किया, तो उन्हें यह लगा होगा कि अगर इनके विरोध में चले जाएंगे तो ये हमारा सारा राजपाट छीन लेंगे। ये भी हो सकता है रहा हो। अब देखो वो क्या सोच रहे थे, क्या सोच के किया, ये तो अब पूरा जाना नहीं जा सकता, पर स्थितियां कुछ ऐसी थी। काम बहुत अच्छे किए उन्होंने, लेकिन उनके साथ ये मैंने कहा ना, आप 1000 अच्छे काम करिए, एक बुरा काम 1000 अच्छे काम पर भारी, वही हुआ। जी सर, तो सर यही पता नहीं था कि सर वो अवयस्क थे या वयस्क थे सर, आपसे इसीलिए मैंने आपने बता दिया। जी सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा